Hello students, so we are starting with this section of our book. Okay, अभी तक हम लोगों ने जो है नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में काफी कुछ देखा था और पर्टिकुलरली हमने देखा किस तरीके से जो है लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो हाईजैक हो जाता है बेसिकली कंजर्वेटिव्स के द्वारा और वो इसका यूज जो है वो अपने कह सकते हो कि पॉलिटिकल डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए करते हैं और इसी प्रोसेस का रिजल्ट जो है हम देखते हैं इटली में भी और साथ ही साथ जो है जर्मनी में भी, जहाँ पर कि पर्टिकुलरली लाइक प्रिंसली स्टेट्स कह सकते हो, राइट। वो जो है कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट जो उसके लीडरशिप में यूनिफिकेशन का प्रोसेस होता है, but eventually the nation state actually ends up with monarchy instead of having like a liberal democratic kind of constitutional, I mean constitutional government like the liberal liberals had or liberal revolutionaries had actually expected for. तो ये सब हमने देखा था। फिर इस प्रोसेस में हम लोगों ने जो है जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन प्रोसेस को भी काफ़ी क्लोजली काफ़ी ब्रीफली बट क्लोजली देखा था और साथ हम लोगों ने इंग्लैंड के प्रोसेस को देखा था। मेजर डिफरेंस बीइंग इटली और जर्मनी very quick, unification का process in contrast, and of course it involved lots of violence. On the other hand, like unification of Britain as a nation state, it included a very slow and long process which involved lots of coercion. and इसमें भी जो है coercion का काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ था, बट ये जर्मनी और इटली की तरह ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा किस तरीके से जो है नेशन स्टेट के या नेशनल आइडेंटिटी को विजुलाइज किया जाता है और किस क्यों ये इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ लाइक यूनिफाइंग पीपल अराउंड अ सिंगल फिगर एंड ऑफ कोर्स लाइक अराउजिंग इमोशनल अटैचमेंट विद सच फिगर्स। इस तरह के इमेजेस के साथ जो है नेशनलिज्म के सिंबल्स के साथ लोगों का इमोशनल सेंटिमेंटल अटैचमेंट क्रिएट करना और इन सब का क्या इंपॉर्टेंस होता है। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू लुक इनटू नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ओके, अब बेसिकली लाइक अगर 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर की अगर बात करो आप, तो 19th सेंचुरी के पहले हाफ में जो आइडियलिज्म था लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट या लिबरल डेमोक्रेट्स वगैरह का, वो बिल्कुल गायब हो गया। उसकी जगह पर एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता विद जिसके कि कुछ लिमिटेड अपने गोल्स थे, लिमिटेड उनके एम्स थे, वो काफ़ी हावी हो गया। इस पीरियड में जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे, दे बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। उनके बीच वो जो है एक दूसरे के प्रति उनमें जो है असहिष्णुता काफ़ी बढ़ गई, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता उनकी काफ़ी घट गई और जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने अपनी जनता के नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को, उनकी जो राष्ट्रवादी आकांक्षाएं थी, उसको चैनलाइज किया, उसको मैनिपुलेट किया अपने इंपेरियल एम को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्यवादी गोल को बढ़ाने के लिए। ओके, और इसमें जो है नेशनलिस्ट टेंशन का जो मोस्ट सबसे बड़ा सीरियस सोर्स कह सकते हैं यूरोप में 1871 के बाद, वो था बाल्कन्स का एरिया। अब बाल्कन्स जो है वो बेसिकली एक रीजन है जिसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन मिलेगी आपको। ओके, एंड अभी मॉडर्न डेज में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, ओके, ये सारी कंट्रीज एक्चुअली इसके अंदर आती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके इनहेबिटेंट्स जो है ये कलेक्टिवली जो है स्लैब्स कहे जाते थे, नॉट स्लेव्स, स्लैब्स। ओके, तो लाइक काफ़ी डाइवर्स रीजन था ये बोस्निया बाल्कन्स का। ओके, अब बाल्कन्स का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वो ओटोमन एम्पायर के अंदर था। अब रोमांटिक नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसने बाल्कन्स को जो है एक साथ जोड़ा। ओके, ओटोमन एम्पायर के बाद जो है कह सकते हो कि ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद मान लो कि ये एरिया तो फ्री हो गया। अब ये रोमांटिक नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसकी वजह से इस क्षेत्र की कंडीशन काफ़ी एक्सप्लोसिव हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 19th सेंचुरी के दरमियान जो है ओटोमन एम्पायर जो है उसने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की थी मॉडर्नाइजेशन के द्वारा और इंटरनल रिफॉर्म्स के द्वारा, लेकिन बहुत खास जो है सफलता नहीं मिली। ओके, और यही वजह रही कि एक एक करके जो भी इनके यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज़ थे, मतलब कि यूरोप के अंदर जिन जिन नेशनैलिटीज़ के ऊपर, जिन एथनिक ग्रुप्स के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा था उनके एरियाज़ के ऊपर, वो सब इससे आज़ाद होते गए, अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर करते रहे। ओके, नाउ जो बाल्कन में रहने वाले थे, तो बाल्कन के लोग जो थे उन्होंने भी अपना क्लेम जो है
नेशनलिटी के आधार पर ही किया कि भाई हमें चाहिए आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए यहाँ पर। और उन्होंने जो है हिस्ट्री का रेफरेंस देते हुए ये प्रूव करने का कोशिश किया कि भाई एक टाइम में वो जो है इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में फॉरेन पावर्स ने उनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया। ओके, अब इसके बाद जो है जो रेबेलियस जो नेशनैलिटीज अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रही थी बाल्कन्स में, वो यही इसी विश्वास के साथ लड़ रहे थे कि उन्होंने जो काफी समय पहले जो अपनी आज़ादी खोई थी, अपनी इंडिपेंडेंस खोई थी, वो हमें वापस लेना है। ओके, अब जब डिफरेंट स्लैविक नेशनैलिटीज जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और साथ साथ अपने इंडिपेंडेंस के लिए, तो बाल्कन का एरिया जो है काफी इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट का एरिया हो गया। ओके, क्योंकि जो बाल्कन स्टेट्स थे वो काफी ज्यादा जेलस थे एक दूसरे से, और सब जो है इसी उम्मीद में रहते थे कि किसी दूसरे की जमीन पर कैसे जो है कब्जा कर लिया जाए, किसी दूसरे की टेरिटरी कैसे हाथ लग जाए। तो भाई ये तो एक्सप्लोसिव होना ही है कि नहीं, जेलसी अगर होगी और लालच अगर होगा तो होगा ही। और मैटर्स जो है वो इसलिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्योंकि जो बड़े पावर्स थे यूरोप के, वो सब भी उनके बीच में भी राइवलरी चल ही रही थी, तो वो लोग भी अब क्या करेंगे, तो बाल्कन्स के एरिया में आके ही अपनी अपनी जो है पहलवानी दिखाएंगे, तो बाल्कन बन जाएगा अखाड़ा बेसिकली। अब इस पीरियड में से मान लो कि जो भी यूरोपियन पावर्स थे उनके बीच में जो है व्यापार को लेके, कॉलोनीज को लेके, साथ साथ जो है अपने नेवी के, अपने मिलिट्री के पावर को लेके जो है राइवलरी चलती रहती थी। ओके, और ये राइवलरी जो है काफी एविडेंट था इस चीज में कि किस तरीके से बाल्कन्स की प्रॉब्लम शुरू हुई। तो भाई बाल्कन्स की रीजन की प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, तो जितने भी पावर्स थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, सब जो है वो दूसरे पावर्स के ग्रिप को, दूसरे पावर का जो होल्ड था इस एरिया में, बाल्कन्स के एरिया में, उसको काउंटर करने में जो है काफी इंटरेस्ट रख रहे थे, उसको कमजोर करने में काफी इंटरेस्ट रख रहे थे, और साथ साथ वो अपना कंट्रोल इस एरिया में बढ़ाना चाहते थे। ओके, और इसी जो दादागिरी का रिजल्ट रहा, या अपनी अपनी दादागिरी दिखाने का रिजल्ट रहा कि इस रीजन में जो है बहुत सारे जो है वॉर्स हुए, और इवेंचुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया। ओके, ये बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर का मैप है, दिखाता है एम्पायर को कैसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इफ यू लुक एट द पिक्चर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सब्जुगेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स एक्चुअली, right? Africa, Australia is here, Africa would be somewhere here, and then, well, yeah, you have got here India on elephant, so well, yeah, right? टॉप में जो है एंजल्स जो है वो फ्रीडम का बैनर लेके चल रही है, हाउ आयरॉनिकल, राइट? बहुत ही विडंबनापूर्ण है ये, राइट? फोरग्राउंड में ब्रिटानिया जो कि ब्रिटिश नेशन की सिंबल है, वो जो है ट्रायम्फेंटली ग्लोब के ऊपर बैठी हुई है, बिकॉज रिमेंबर लाइक जब ब्रिटिश एम्पायर जो अपनी हाइट पे था तो इसके टेरिटरी के अंदर कभी सूर्यास्त नहीं होता था। और कॉलोनीज जो है वो अपने इमेजेस के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए, जैसे टाइगर्स, एलिफेंट, फॉरेस्ट और प्रिमिटिव जो पीपल है। ओके, तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन के वर्ल्ड डोमिनेशन को दिखाया गया है। एनीवेज, अब तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाल्कन्स में ही जो हंगामा हो रहा था, या फिर इसी टाइप का जो है झंझट जो है वो अफ्रीका वगैरह में भी शुरू हो गया था। तो यहाँ पर मुद्दा क्या था कि नेशनलिज्म जो है वो अब इंपेरियलिज्म का पार्ट बन चुका है, और उसकी वजह से जो है अब क्या हो रहा है कि इंपेरियल जो एम्बिशंस हैं, जो साम्राज्यवादी जो इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो जो है नेशनलिज्म के रूप में इजीली ट्रांसलेट हो जाती है। और यही वजह है कि यूरोप का ये डिजास्टर्स जो है सीन होता है 1914 में। लेकिन 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है इन्हीं इसी नेशनलिस्ट इंपेरियलिज्म की वजह से, वो तो होता ही है। साथ साथ जो दुनिया के बहुत सारे और देश हैं जो कि यूरोपियन पावर्स के द्वारा जो है गुलाम बनाए गए हैं, जिनके ऊपर कब्जा कर रखा गया है, अब वो भी जो है इंपेरियल डोमिनेशन का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। ओके, तो एंटी इंपेरियल मूवमेंट जो है वो जहां जहां भी शुरू हुआ, सबके जड़ में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म ही था शामिल। जो मेजर डोमिनेटिंग जो सेंटिमेंट था वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था, और साथ ही साथ जो है ये सेंस था उनका, ओके, कि वो सभी जो है, और इस सेंस में कि वो सभी जो है इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाने के लिए लड़ रहे थे। और उनके बीच में भी जो है उनका भी इंस्पिरेशन का सोर्स क्या था, तो एक जो है
कह सकते हो कि कलेक्टिव जो है नेशनल सॉरी उनका उनका जो एक सेंस था नेशन स्टेट का, या कह सकते हो कि नेशनल आइडेंटिटी जो थी वो कहीं ना कहीं इंपेरियलिज्म के साथ उनके झगड़े के बेसिस पर डिफाइन हुई थी। आई मीन इसको मैं सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये जो एंटी इंपेरियल मूवमेंट जो सब जगह चल रहे थे वो इस सेंस में थे कि इनको नेशन स्टेट बनाना है, और ये नेशन स्टेट का भी जो सेंस था, इनका जो नेशनल आइडेंटिटी भी थी, वो इस चीज पर बेस्ड थी कि कैसे सब साथ मिलके जो है इंपेरियलिज्म से लड़ रहे हैं। जैसे अगर इंडिया की बात अगर कर रहे हो आप, तो ऑफ कोर्स बिफोर द ब्रिटिशर्स इंडिया डिडंट हैव अ नेशनल सेंस और एनीथिंग, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब पूरे सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया और यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया, राइट, लोगों ने उन लोगों को जब सबका एक साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ, सबका जो है ऑपरेशन हुआ, तो सबके बीच में एक जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी आ गई, यार तुम भी मार खा रहे हो हम भी मार खा रहे हो, हम दोनों भाई भाई चल मिलके लड़ते हैं। तो इस तरीके से एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है यहाँ पर। ओके, तो जो यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो रेप्लिकेट नहीं होता है, हो रहा था बाकी जगहों पर, क्योंकि लोग जो है अपने हिसाब से नेशनलिज्म का अलग अलग जो है क्राइटेरिया तय कर रहे थे, अलग अलग आइडिया तय कर रहे थे। लेकिन ये आइडिया कि लाइक नेशन स्टेट का जो है ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, नेशन स्टेट जो है वो एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मोटा मोटी सब जगह जो है एक्सेप्ट हो चुका था, ठीक है ना। ये जो है एक नेचुरल और यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह इमर्ज हो रहा था। So that was it about this chapter. Hope that you understood it well. And well, the best way to test it would be to, like, of course, go through these question answers and see how many of these you can do. And well, any question that you find difficult, we can always discuss it in the group. Okay, bye bye.